नमस्कार। चलिए आज एक जबरदस्त टाइम ट्रैवल पर चलते हैं सीधे 600 ईसा पूर्व के प्राचीन भारत में। जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जब छोटे छोटे कबीले मिलकर बड़े और ताकतवर राज्य बना रहे थे और सत्ता के नए नए सेंटर्स उभर रहे थे। ये कहानी उसी बड़े बदलाव की है और इन पावरफुल राज्यों को एक नाम दिया गया, महाजनपद। आप इन्हें उस जमाने के ग्रेट किंगडम्स या आज की भाषा में कहें तो सुपर पावर्स समझ सकते हैं। ये कबीलाई सिस्टम से एक ऑर्गेनाइज स्टेट बनने का एक बहुत बड़ा कदम था जिसने भारत के इतिहास का पूरा रास्ता ही बदल दिया। महाजनपद, इस शब्द का मतलब ही है महान क्षेत्र। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र जैसे पुराने टेक्स्ट्स में हमें इन 16 महान साम्राज्यों की पूरी लिस्ट मिलती है जिन्होंने उस दौर के भारत का नक्शा बनाया था। 8 सिर्फ एक नंबर है ना? लेकिन इस एक नंबर में ऐसा क्या खास हो सकता है? इसका हमारे आज के टॉपिक से क्या कनेक्शन है? चलिए देखते हैं। और ये रहा जवाब। उन 16 सुपर पावर्स में से पूरे 8, मतलब ठीक आधे, आज के उत्तर प्रदेश की जमीन पर थे। बस यही एक फैक्ट उत्तर प्रदेश को इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बना देता है। और जो लोग इस क्षेत्र के इतिहास को पढ़ रहे हैं, खासकर एग्जाम्स के लिए, उनके लिए तो ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम पहले इन महान साम्राज्यों के बारे में जानेंगे, फिर उत्तर प्रदेश पर जूम इन करेंगे और वहाँ के 8 महाजनपदों की मैपिंग करेंगे। इसके बाद राजशाही और गणराज्य के बीच का फर्क समझेंगे और आखिर में उस बड़े सवाल का जवाब खोजेंगे कि भाई यूपी उस जमाने में इतना इंपॉर्टेंट था ही क्यों। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। इसे आप प्राचीन यूपी की एक मैपिंग टूर समझिए। जो लोग यूपी एसएससी लेखपाल जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये मैपिंग वाला हिस्सा बहुत काम का है। तो ध्यान से देखिएगा, हम एक एक करके इन जगहों को नक्शे पर देखेंगे। तो ये है हमारा गाइड, हमारा नक्शा। हम इसी नक्शे के सहारे उन 8 राज्यों की सैर करेंगे जो आज के उत्तर प्रदेश की सीमाओं के अंदर आते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली डेस्टिनेशन है काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। ये सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं थी, बल्कि उस जमाने में ट्रेड और टेक्सटाइल्स का एक बहुत बड़ा हब थी। और हाँ, ऐतिहासिक रूप से ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहीं सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अब आगे बढ़ते हैं कोसल की तरफ। राजधानी थी श्रावस्ती। कोसल की सबसे खास बात थी इसकी ताकत। ये अपने समय के 4 सबसे पावरफुल महाजनपदों में से एक था। इसका असर बहुत ज्यादा था और बौद्ध और जैन धर्म के शुरुआती विकास में इसका बड़ा रोल रहा। अब एक दिलचस्प केस देखते हैं, मल्ल। ये बाकियों से अलग था। ये कोई राजशाही नहीं, बल्कि एक गणराज्य या गण संघ था, जहां शासन एक तरह की असेंबली करती थी। और इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि यहीं कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। अब बात करते हैं वत्स की, एक और रीजनल सुपर पावर जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। ये अपने व्यापार, कल्चर और मशहूर राजा उदयन के लिए जाना जाता था, जो बुद्ध के ही समय के थे। कोसल की ही तरह वत्स की गिनती भी भारत के 4 सबसे ताकतवर साम्राज्यों में होती थी। इसके बाद आता है चेदी राज्य, जो आज के बुंदेलखंड इलाके में पड़ता था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी और इसका सबसे बड़ा कनेक्शन है महाकाव्य महाभारत से, जिसमें इसका जिक्र बार बार आता है। अब हम चलते हैं पांचाल। इसकी 2 राजधानियां थीं। ये इंटरेस्टिंग है, नॉर्थ में अहिच्छत्र और साउथ में कांपिल्य। महाभारत से तो इसका गहरा नाता था ही, साथ ही ये वैदिक लर्निंग का भी एक बहुत बड़ा सेंटर था। अगला है शूरसेन, जिसकी कैपिटल थी मथुरा। इसका महत्व तो हम सब जानते हैं। ये भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और उनका राज्य माना जाता है, जिसने इसे पुराने समय से ही एक वाइब्रेंट कल्चरल और रिलीजियस सेंटर बना दिया। और इस टूर का आखिरी पड़ाव है कुरु महाजनपद। राजधानियां हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। जी हाँ, ये वही लेजेंडरी किंगडम है जो भारत के महान महाकाव्य महाभारत की कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो हमने इन 8 साम्राज्यों को मैप पर तो देख लिया, लेकिन ये कहाँ थे? ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। उतना ही इंटरेस्टिंग ये भी है कि यहाँ शासन चलता कैसे था। सब एक जैसे नहीं थे। तो चलिए इनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के फर्क को भी समझ लेते हैं। मोटा मोटा देखें तो 2 तरह के सिस्टम थे। एक तरफ थी राजशाही, जैसे कौशल और वत्स, जहाँ राजा का बेटा राजा बनता था। वहीं दूसरी तरफ थे गणराज्य,
जिन्हें गण संघ भी कहते थे। यहाँ पावर किसी एक आदमी के हाथ में नहीं, बल्कि कबीलों के प्रमुखों की एक काउंसिल के पास होती थी। यूपी में इसका बेस्ट एग्जाम्पल मल्ल गणराज्य है। ये दिखाता है कि उस दौर में भी कितनी पॉलिटिकल डाइवर्सिटी थी। तो ये सब हमें एक बड़े और ज़रूरी सवाल पर ले आता है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि प्राचीन भारत की आधी सुपर पावर्स उत्तर प्रदेश के ही इलाके में थी? यकीन मानिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। सबसे बड़ा कारण था पैसा, यानी इकोनॉमी। देखिए, गंगा यमुना दोआब की जमीन इतनी उपजाऊ थी कि खेती से बहुत ज्यादा अनाज पैदा होता था। इस सरप्लस ने न सिर्फ एक बड़ी आबादी को सपोर्ट किया, बल्कि ट्रेड को भी जबरदस्त बढ़ावा दिया। और ऊपर से मशहूर उत्तरापथ ट्रेड रूट, जो इस एरिया को सिल्क रूट तक से कनेक्ट करता था, वो भी यहीं से गुजरता था। इसी वजह से वाराणसी और कौशाम्बी जैसे बड़े शहर बने। और जहाँ पैसा होता है, वहाँ कल्चर और नए विचार भी पनपते हैं। ये वही जमीन थी जहाँ बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए फिलॉसफीज का जन्म हुआ, और वो फले फूले। साथ ही ये वैदिक शिक्षा का भी एक बड़ा गढ़ था। मतलब इस मिक्सचर ने इसे एक ऐसी जगह बना दिया जहाँ नए शहर, नए आइडियाज और एक नया समाज जन्म ले रहा था। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए अब फटाफट इन सारी बातों को कुछ मेन पॉइंट्स में समेट लेते हैं। ये एक क्विक रिवीजन गाइड की तरह काम करेगा, खासकर उनके लिए जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, नंबर याद रखिए, 16 में से 8 यूपी में थे। दूसरी, पावर हाउसेस को जानिए, कौशल और वत्स। तीसरी, गवर्नेंस के टाइप समझिए, राजशाही और गणराज्य दोनों मौजूद थे। और सबसे जरूरी वजह को जानिए, उपजाऊ जमीन और ट्रेड रूट। बस यही इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और कल्चर का चौराहा होने की ये जो हजारों साल पुरानी विरासत है, वो आज भी उत्तर प्रदेश की पहचान को कैसे बनाती और बिगाड़ती है, इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।